ये चैप्टर बिल्कुल हम लोग माइंड मैप्स के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में ये पूरा करने की कोशिश करूंगी ताकि आपका रिवीजन पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर हो जाए। जब हम लोग ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग यानी आप इनहेल एक्सहेल जो कर रहे हो वो एक तरह का बायोफिजिकल प्रोसेस है। अब जब हम लोग ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया के अंदर कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं एक ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। यहाँ पर मैं आई हूँ आज ज़ूलॉजी के माइंड मैप्स लेके, जो कि आपके नीट के लिए जो 5 मई को होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज जो चैप्टर करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ। जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? वो है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। पहला चैप्टर है ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये चैप्टर बिल्कुल हम लोग माइंड मैप्स के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में ये पूरा करने की कोशिश करूंगी ताकि आपका रिवीजन पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर हो जाए और इससे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। हम लोग ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, देखो पहले तो चैप्टर की अगर हम लोग बात करूं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। फिर हम लोग अपना पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं एनाटमी। एनाटमी किसकी? आपके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की, क्योंकि अगर हमारी यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शनिंग। अब फंक्शनिंग जान के क्या करोगे जब आपको यही नहीं पता चलेगा कि हम लोग फंक्शनिंग जान किसकी रहे हैं, है ना। तो उस ऑर्गन के बारे में जिसकी हम फंक्शनिंग जान रहे हैं, उस ऑर्गन के बारे में भी पता होना जरूरी है, जो हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर हम लोग करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग इनहलेशन एक्सहेलेशन क्या होने वाली होती है। फिर आपका पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज रहेगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर रेगुलेशन और लास्ट में हम लोग करेंगे डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब जब सबसे पहली चीज है यार, जब हम लोग ना काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो वर्ड्स में, किस वर्ड्स में, कि यार ब्रीदिंग यूज करें या फिर रेस्पिरेशन यूज करें। छोटे के टाइम पे जब हम लोग छोटे थे, हम लोग क्या करते थे, ब्रीदिंग भी टर्म यूज कर लेते थे, रेस्पायर भी कर लेते थे। हम बोलते थे हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम रेस्पायर कर रहे हैं। नहीं, दोनों चीज अलग है। अब दोनों चीज अलग कैसे हैं? जब हम लोग ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग यानी आप इनहेल एक्सहेल जो कर रहे हो वो एक तरह का बायोफिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल तो समझ आया, बायो वर्ड क्यों यूज हो रहा है? बायो वर्ड उस हर जगह यूज होता है जहां पर आपका क्या टर्म आता है, जहां पर हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो हम लोग वहां पर टर्म यूज करते हैं बायो। तो ब्रीदिंग क्या है? एक तरह का बायोफिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रही है, जिसमें आपका इनहेलेशन हो रहा है और एक्सहेलेशन हो रहा है। वहीं पर रेस्पिरेशन, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट टर्म है। आप लोगों ने खाना खाया, है ना, आपने जब खाना खाया वो डाइजेस्ट हुआ, आपको मिले न्यूट्रिएंट्स, आपको मिला ग्लूकोज मिल गया, है ना, आपको विटामिन मिल गया, आपको बहुत सारी चीज मिल गई, लेकिन एनर्जी अभी भी नहीं मिली है। एनर्जी अभी भी कैसे नहीं मिली है? एनर्जी कब मिलेगी? जब उस फूड का क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा। जब उस फूड का ऑक्सीडाइजेशन होता है तब आपको आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी मिलती है, और वो एनर्जी करेंसी कौन सी है? वो है बच्चों एटीपी। तो आपका जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है वो एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, और यहां पर आपकी एटीपी की फॉर्मेशन होती है, यानी कि आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी कहां बन रही है? यहां पर बन रही है, इस प्रोसेस से बन रही है। ठीक है, क्लियर है? अब जब हम लोग जेनरिक बात करते हैं कि यार ये ब्रीदिंग का, ये जो पूरा रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो है क्या, है ना, इसमें कैसे कैसे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि नीट में आ जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं स्टेप, और वो ऊपर नीचे करके आ जाएंगे और सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है इनहलेशन। क्या है इनहलेशन? जब हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं एयर, है ना। पहला स्टेप है इनहेलेशन ऑफ एयर। अब इनहेल कर ली है, अब हमें कहां पहुंच गई है वो एयर? वो हो गई है लंग्स के अंदर। कहां पहुंच गई है? लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर ऐसा तो है नहीं लंग्स रख लेंगी अपने पास, है ना। लंग्स क्या करती है? उसको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। तो जब वो एयर लंग्स से ब्लड के अंदर जा रही है उसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलर एक्सचेंज। क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं एल्वियोलर एक्सचेंज। अब
एल्वियोलर एक्सचेंज करके हमने एयर, यानी कि मान लो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग स्पेसिफिकली, हमने ऑक्सीजन एल्वलाई से कहां डाल दी है, हमने डाल दी है ब्लड में। अब वो ब्लड क्या करेगा, अब उस ब्लड का काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। उस ब्लड को वो ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन हर पार्ट में पहुंचाने का, हर टिश्यू, हर ऑर्गन, हर सेल में पहुंचाने का काम किसका है, ब्लड का। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है थर्ड स्टेप, क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, अब क्या होगा, ब्लड के अंदर डाल दिया है, ब्लड पहुंच गया है किसी टिश्यू के पास। अब जब टिश्यू के पास पहुंच गया है बच्चों, ध्यान से सुनना, तो वहां पर भी हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू ब्लड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, तभी हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अब यहां पर भी क्या होगी, एक और एक्सचेंज होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, टिश्यू में एक्सचेंज होना। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप क्या हुआ, टिश्यू एक्सचेंज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब कहां पहुंच गई है ऑक्सीजन, टिश्यू में पहुंच गई है, टिश्यू से सेल्स में पहुंच जाएगी। अब सेल्स के अंदर होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, और हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी हमारी एटीपी। हमें क्या मिल जाएगी, हमारी एटीपी, जो कि हमारी बॉडी की करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। आप कोई भी काम करोगे, आप क्या करोगे, अपनी एनर्जी करेंसी को खर्च करते हो, यही करते हो, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे 5 स्टेप हैं जो ऊपर नीचे करके पूछ लिए जाते हैं। अब यहां पर जब आप एनसीईआरटी में देखते हो तो आपको क्या दिखता है कि एल्वियोलर एक्सचेंज में ऑक्सीजन भी एक्सचेंज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सचेंज होती है। इसी तरह टिश्यू एक्सचेंज में भी O2 भी एक्सचेंज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सचेंज होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा एक जेनरिक प्रोसेस होता है जब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की। ठीक है, रेस्पिरेशन की हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा एक जेनरिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं किसके पास, अब आ जाते हैं यार ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास। उससे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये बता दो कि क्या रेस्पिरेशन विदाउट ब्रीदिंग हो सकता है, क्या रेस्पिरेशन विदाउट ब्रीदिंग पॉसिबल है? तो जल्दी बता दो, क्या रेस्पिरेशन विदाउट ब्रीदिंग पॉसिबल है? तो नहीं है। अगर ब्रीदिंग ही नहीं होगी, एयर ही नहीं आएगी, ऑक्सीजन ही नहीं आएगी, तो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलो ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, है ना। आप लोग एनिमल किंगडम में भी इसके बारे में पढ़ते हो थोड़ा बहुत, और यहां पर भी पढ़ते हो। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं पोरिफेरा से प्लेटफॉर्म्स तक की, यानी कि पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, प्लैटीहेल्मिन्थीज को ही प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। इनका जो रेस्पिरेशन है वो किससे होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। किससे होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, क्लियर है। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं किसकी, अर्थवॉर्म्स की। अर्थवॉर्म क्या है, एक तरह का एनालिड है। क्या है, एनालिडा है, इसमें सेगमेंटेशन है। अर्थवॉर्म अपनी जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है वो किससे करता है, वो करता है विद द हेल्प ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, इसकी मॉइस्ट स्किन है। क्या है, इसकी मॉइस्ट स्किन है। और इस तरह के रेस्पिरेशन को जब हम क्यूटिकल से रेस्पिरेशन हो रहा है, किससे हो रहा है, क्यूटिकल से रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब वहीं पर आ जाता है हमारे इंसेक्ट। इंसेक्ट का रेस्पिरेशन किससे हो रहा है, आपके ट्रैकियल ट्यूब से हो रहा है। अगर आपको कॉकरोच याद हो तो कुछ इस तरह से कॉकरोच में होते हैं सेगमेंटेशन, और यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर प्रेजेंट होते हैं स्पाइरिकल्स। और स्पाइरिकल्स एक पूरा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से बना होता है, और इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब, जिससे इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। अब आगे आ जाओ। अब वहीं पर जब हम लोग एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, इंसेक्ट्स भी कौन से फाइलम में थे, आर्थ्रोपोडा के फाइलम में थे। कौन से फाइलम में थे, आर्थ्रोपोडा के फाइलम में थे। वहीं पर जब हम लोग एक्वेटिक, पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स, पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, और मोलस्कन्स की बात करते हैं। मोलस्कन का एक एग्जांपल बता दो जल्दी से, क्या है, ऑक्टोपस। ठीक है, तो वो किससे अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, एम्फीबियंस की और मैमल्स की,
और मैमल्स की, तो वहां पर किससे होती है रेस्पिरेशन? वहां पर होती है लंग से। किससे? लंग से। और लंग से होने वाली रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब यार फिशेस है ना, फिशेस भी कॉर्डेट्स के अंदर आती है, बट उनके अंदर रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू होती है? गिल्स के थ्रू होती है। ठीक है, क्लियर है। अब यार फ्रॉग, फ्रॉग एक तरह का एम्फीबियन है जो कि आपके लैंड पे भी दिख रहा है आपको। अब ये फ्रॉग्स जो है इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। किसके थ्रू होती है? मॉइस्ट स्किन के द्वारा इनके अंदर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, ये याद रखने हैं, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब आ जाते हैं यार अपने मेन टॉपिक पे, मेन मुद्दे पे, जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो शुरू हो रहा है इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, और ये किस काम आता है? ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल काम आता है फॉर इनहेलेशन। किसके लिए? इनहेलेशन के काम आता है, इनटेक ऑफ एयर के काम आता है। अब ये आगे कहां पर डिवाइडेड है? ये डिवाइडेड है एक सेप्टम में, है ना। ये दोनों एक्सटर्नल नोस्ट्रल आगे कहां पहुंचते हैं? एक सेप्टम में पहुंचते हैं, एक चेंबर में पहुंचते हैं, कैविटी में पहुंचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नेजल चेंबर। ये नेजल चेंबर क्या है? डिवाइडेड है। किससे डिवाइडेड है? नेजल सेप्टम से। किससे डिवाइडेड है? नेजल सेप्टम से। ये वाला जो चेंबर है वो डिवाइडेड होता है ना। ये जो चेंबर है ये आपका किससे डिवाइडेड है? नेजल सेप्टम से डिवाइडेड है। दो, इसलिए आपके पास क्या है? दो चेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यार आप देखोगे ये जो नेजल चेंबर है बड़े सारे फंक्शन है इसके। अगर हम लोग इसके एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, है ना, तो वो क्या है? आपको जो खुशबू आती है ना, आपको जो खुशबू आती है कि आप पहुंच रहे हो, आप घर पे आ रहे हो थके हारे, है ना, घर पे आ रहे हो थके हारे, और आपको बाहर से खुशबू आ जाती है कि आज तो मम्मी ने कड़ी चावल बनाए हैं, आज मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं, होते हैं ना, ये वाली ये चीज आती है। तो स्मेल का जो आपका मेम्ब्रेन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी नाक में पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है नेजल चेंबर का वो क्या है? वो है आपका इट कैन परसीव स्मेल। क्या है? इट कैन परसीव स्मेल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग बात करते हैं नेजल चेंबर के फंक्शन की, दूसरा फंक्शन है इसका ह्यूमिडिफिकेशन। क्या है? ह्यूमिडिफिकेशन। अब यार ये ह्यूमिडिफिकेशन क्या है? ह्यूमिडिफिकेशन है जब ह्यूमिड क्या होता है? ह्यूमिड होता है, अगर हम लोग वर्ड देखेंगे, ह्यूमिड का मतलब है मॉइस्चर है बहुत ज्यादा। हम लोग बोलते हैं आज बहुत ह्यूमिडिटी है यार, यानी कि इस समय हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। इसी तरह से नेजल चेंबर क्या करता है? जो भी एयर आती है उसके अंदर मॉइस्चर ऐड कर देता है, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। थर्ड प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, थर्ड फंक्शन की मैं अगर बात करूं, तो ये करता है एयर कंडीशनिंग। क्या करता है? एयर कंडीशनिंग। यार अब एयर कंडीशनिंग क्या है बच्चों? एयर कंडीशनिंग का मतलब है कि ठंडी हवा आ रही है, यहां पता लग रही है कि हमें यार ठंडी हवा है ना, लेकिन यहां तक नहीं पता लगती। क्यों नहीं पता लगती? देखो यहां पर इसलिए पता लग रही है क्योंकि यहां पर अब उस ठंडी हवा का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। हमारा नेजल चेंबर क्या करता है? उस टेम्परेचर को, उस हवा के टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देगा, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएगा। इसी तरह गर्म हवा आ रही है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, फिर वो क्या करेगा? उसको कम टेम्परेचर पे ले आएगा। क्या करेगा? कम टेम्परेचर पे ले आएगा, नॉर्मल टेम्परेचर कर देगा उसका। क्या कर देगा? नॉर्मल टेम्परेचर कर देगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है हमारा क्या? एयर कंडीशनिंग। अब चौथा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो ये है, अगर आपने देखा हो इन चेंबर के अंदर आपके हेयर दिखेंगे, आपको क्या दिखेंगे? हेयर फॉलिकल्स दिखेंगे, म्यूकस दिखेगा। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, टू ट्रैप फॉरेन पार्टिकल्स, है ना। तो इनका जो चौथा फंक्शन है वो क्या है? टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स या फिर फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है,
ताकि वो अंदर लंग्स तक ना जा पाए, ताकि वो अंदर लंग्स तक ना जा पाए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, जब हम लोग नेजल चेंबर से अंदर की तरफ आते हैं, जैसे बाहर दो ये गोले थे ना, ऐसे अंदर की तरफ ये दो गोले होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। अब इंटरनल नॉस्ट्रल के तुरंत बाद हमारा एक सेक्शन आता है जिसका नाम है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है यार? फेरिंक्स वो पोर्शन है जहां पर फूड और एयर आपको दोनों मिल जाएंगे, यानी कि इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, क्या है? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब फेरिंक्स के बाद जो पोर्शन आता है यार, उसको हम लोग कहते हैं लेरिंग्स। क्या कहते हैं? उस पोर्शन को हम लोग कहते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है? अगर हम लोग 6th-7th की भाषा में बोले, 6th-7th की क्लास की भाषा में बोले, तो आपके लेरिंग्स का मतलब होता है साउंड बॉक्स। क्या होता है? लेरिंग्स का मतलब होता है साउंड बॉक्स। ठीक है, अब ये जो लेरिंग्स वाला पोर्शन है, अगर आप मेल्स में देखोगे, ये जो लेरिंग्स वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना। मेल्स में ये जो लेरिंग्स वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि ये जो साउंड बॉक्स है ना, ये एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। और कितने कार्टिलेज से बना हुआ है? इसके अंदर 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। 9 में से बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना है कि 3 जो है वो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस है, 3 जो है वो अनपेयर्ड कार्टिलेज है और 3 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। क्या है? 3 अनपेयर्ड है और 3 पेयर्ड है, तो टोटल कितने हो गए? 9। इन्हीं 9 कार्टिलेज में से एक कार्टिलेज होता है जिसका नाम है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड ग्लैंड की बात नहीं कर रही हूं अभी, ध्यान से सुनना। थायराइड कार्टिलेज, ये कार्टिलेज सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है किसका? लेरिंग्स का। और यही कार्टिलेज थोड़ा और डेवलप हो जाता है इन मेल्स, तभी ये हमें थोड़ा प्रोट्रूडिंग पार्ट दिखता है। ठीक है, किसके अंदर? मेल्स के अंदर। कब दिखता है? बचपन से तो नहीं दिख रहा था, कब दिखेगा? प्यूबर्टी के टाइम दिखेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, लेरिंग्स के बाद एक पोर्शन आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। अब थोड़ा इस डायग्राम पे आ जाओ, है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। अब जब हम लोग ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया के अंदर कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या देखने को मिलेगा? सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। ठीक है, सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ के साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स यानी कि कौन सी मसल्स होती हैं? वो होती हैं आपकी स्मूथ मसल्स। कौन सी होती हैं? स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगी, यानी कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये स्मूथ मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में इस समय सिर्फ एक चीज है कि आप ये रिवीजन का लेक्चर पूरा देखें और अच्छे से रिवाइज करें, फिर अच्छे से क्वेश्चन करें बहुत सारे इस चैप्टर के। ठीक है, क्लियर है। तो ये इधर पर आपको क्या देखने को मिल रही है? स्मूथ मसल्स देखने को मिल रही हैं। क्या देखने को मिल रही हैं? स्मूथ मसल्स देखने को मिल रही हैं। साथ के साथ ये जो ट्रैकिया है, यहां पर मैंने लिखा यार सिलिएटेड एपिथेलियम है। तो ट्रैकिया के अंदर सिलिया की जरूरत क्या पड़ेगी? सिलिया पता है ना, ऐसे ऐसे करके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां पर क्या जरूरत पड़ेगी सिलिया की? यहां पर सिलिया की जरूरत ये पड़ी है कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल आपके नेजल चेंबर से बच के ट्रैकिया के अंदर आ जाता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई डस्ट पार्टिकल ट्रैकिया के अंदर आ जाता है तो ये सिलिया अपवर्ड मूव करते हुए उस डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या करता है? बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक है, साथ के साथ इस ट्रैकिया के अंदर आपको सेरोम्यूकस ग्लैंड भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या देखने को मिलेंगे? सेरोम्यूकस ग्लैंड देखने को मिलेंगे, जो आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप ट्रैकिया को देखो, इस ट्रैकिया के ऊपर मैंने ये पिंक कलर के
क्या बना रखे हैं, गोले गोले बना रखे हैं, है ना, ये पिंक कलर के गोले बना रखे हैं। तो इन पिंक कलर के गोलों को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या बोलते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब इन सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन क्या है, जब हम लोग बात करते हैं इनकी, तो यार ये क्या फंक्शन कर रही हैं, ये फंक्शन कर रही हैं, ये आपकी ट्रैकिया को पकड़ के रख रही है, ठीक है, आपके ट्रैकिया को इस तरह से पकड़ के रख रही हैं। और क्या करती हैं यार, ये पकड़ के क्यों रख रही है, ट्रैकिया कहीं भाग के जा रहा है, नहीं जा रहा, ये ट्रैकिया को इसलिए होल्ड करके रख रही हैं ताकि जब आप एक्सपायरेशन करो, जब आप एक्सलेशन करो, जब आप एयर को बाहर एक्सेल आउट करो, उस समय फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम में ये ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए ये जो आपकी सी शेप्ड रिंग है वो उसको पकड़ के रखती है, ठीक है। तो क्यों है यहां पर, ये इसलिए है टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। क्यों है यहां पर, टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। अब यार देखो, क्या ये ट्रैकिया पे ही है ना, क्या ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स है, क्या ये ट्रैकिया तक ही है, नहीं, ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है ये आपको पूरी यहां तक मिलेंगी, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक आपको सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलती है। कहां तक, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक देखने को मिल रही है, यहां तक देखने को मिल रही है, ठीक है, यहां तक देखने को मिल रही है। अब इस ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, और आपको पता है ये जो आगे आपको फील हो रहा है, दिस इज द विंड पाइप। अब आपने देखा था यार, ऊपर का पोर्शन था फेरिंग्स, जहां पर फूड और एयर दोनों साथ थी। अब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ट्रैकिया के अंदर, है ना, ट्रैकिया के अंदर आपके विंड पाइप के अंदर क्या आ जाए, खाना आ जाए, क्योंकि उससे पहले फूड और एयर का पैसेज तो सेम था, तो ये भी हो सकता था कि यहां पर क्या आ जाए, खाना आ जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इस ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है एक ढक्कन जिसको हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो कि एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, और जैसे ही फूड स्वॉलो होता है वो ढक्कन बंद हो जाता है ताकि खाना विंड पाइप के अंदर या ट्रैकिया के अंदर ना आ पाए, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, आगे बढ़े चलो, ठीक है। यहां तक क्या होती है यार आपकी, यहां तक होती है आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। अब ये क्या है, ट्रैकिया जो होता है जैसे जैसे नीचे आता है तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे, कहां पर, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे ये डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकस, ठीक है। कहां पर डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, और कहां पर, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे, कहां पर, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे। अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब इन दोनों पार्ट्स में आपको क्या मिल जाएगी, एक एक लंग देखने को मिल जाएगी। ये है आपकी राइट लंग, ये है आपकी लेफ्ट लंग, ठीक है। अब आप जब देखोगे, जब आप लंग की कैविटी देखते हो, जब आप लंग की हम लोग क्या कह सकते हैं, वॉल्स देखते हो कि लंग्स किससे प्रोटेक्टेड है, तो लंग प्रोटेक्टेड होती है एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। क्या बोलते हैं, इस डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। तो जो बाहर की तरफ वाली प्लूरा होती है, जो ब्लू कलर की मैंने बनाई है, ये क्या है, बाहर वाली प्लूरा, और व्हाइट वाली है अंदर वाली प्लूरा। तो इस ब्लू कलर वाली प्लूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, और व्हाइट वाली को हम लोग बोलते हैं विसरल प्लूरा। क्या बोलते हैं, विसरल प्लूरा बोलते हैं। इसके बीच में जगह है, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, उस जगह को बच्चों हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी बोलेंगे, ठीक है, प्लूरल कैविटी बोलेंगे। अब ये जो प्लूरल कैविटी है, इस प्लूरल कैविटी में कुछ फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है बच्चों, यहां पर फ्लो करता है आपका प्लूरल फ्लूइड। क्या फ्लो करता है, यहां आपका फ्लो करता है प्लूरल फ्लूइड। अब इस प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि ये एक शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है, और साथ की साथ ये क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है, ठीक है। दो फंक्शन कौन से हो गए, शॉक एब्जॉर्बेंट है,
शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है और रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन, ठीक है, रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब जब हम लोग लंग्स के अंदर देखते हैं तो ये जो आपका ब्रोंकस था वो फर्दर और डिवाइड होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वेलाई, ये फर्दर डिवाइड होता रहता है। अब यार हमने देखा कार्टिलेजिनस रिंग तो यहां तक आ रही है इनिशियल ब्रोंक्यूल तक। अब एक चीज जो आपको समझने वाली है, याद रखने वाली है, वो ये है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। अब कंडक्टिंग से पता चल रहा है क्या कर रहा है, ये पूरा जोन आपका क्या करता है, कंडक्शन ऑफ एयर करता है। क्या करता है? कंडक्शन ऑफ एयर कर रहा है और साथ के साथ फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो नीचे जोन है, इस वाले जोन को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज जोन। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज जोन बोलते हैं। एक्सचेंज किसका एक्सचेंज हो रहा है? पैसों का? नहीं, पैसों का कोई लेन देन नहीं हो रहा है। अंदर लेन देन हो रहा है गैसेस का एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, है ना। ऑक्सीजन ब्लड को दी जा रही है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है, तो यहां पर होता है एक्सचेंज। तो इस वजह से इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सचेंज जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज जोन बोलते हैं। और एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कंडक्टिंग जोन में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। और एक्सचेंज जोन में आपको स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन सा? स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यार आपके राइट लंग पे, है ना, राइट लंग पे आ जाते हैं। ये जो राइट लंग है ये आपने देखा हो, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनको जो डिवाइड कर रहे हैं इनको हम लोग कहते हैं फिशर्स। क्या बोलते हैं? फिशर्स बोलते हैं। तो ये जो फिशर है इसका नाम है आपका, इस फिशर का नाम है हॉरिजॉन्टल फिशर। क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल फिशर। और इस फिशर का नाम है ऑब्लीक फिशर। क्या नाम है? ऑब्लीक फिशर, ठीक है। क्या नाम है? ऑब्लीक फिशर, ठीक है। अब ये 2 फिशर्स आपकी राइट लंग को 3 लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 लोब्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये वाला जो है ये है आपका सुपीरियर लोब, ये है आपका मीडियन लोब और ये है आपका इंफीरियर लोब। सुपीरियर, मीडियन और इंफीरियर लोब। अब उसी तरह आपका जो लेफ्ट लंग है बच्चों, ध्यान से देखो, लेफ्ट लंग में सिर्फ एक फिशर है और वो भी कैसा है? ऑब्लीक है। वो भी कैसा है? ऑब्लीक फिशर है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑब्लीक फिशर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिल रहा है? ऑब्लीक फिशर देखने को मिल रहा है। अब ये ऑब्लीक फिशर आपकी लेफ्ट लंग को 2 लोब्स में डिवाइड करता है और वो दोनों लोब्स कौन सी है? वो है आपकी सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब आप इतना समझ आ गया, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे जैसे ये डिवीजन होते जाते हैं ना, प्राइमरी का सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी का टर्शरी बन रहा है, वैसे वैसे ट्रैक, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब का डायमीटर छोटा 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 होता जा रहा है। इसी वजह से ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होती है वो सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल तक आ पाती है, इससे नीचे नहीं आ पाती, क्योंकि इतनी पतली हो जाती है ना ये ट्यूब, इतनी पतली हो जाती है ब्रोंक्यूल कि उसको होल्ड नहीं कर पाती आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब ये जो आपकी जो राइट लंग होती है ना, ये वाली जो आपकी राइट लंग है बच्चों, ध्यान से सुनना, ये होती है स्मॉल इन साइज और ये होती है लार्ज, ठीक है। ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है। और इस बड़ी वाली लंग में, इस लेफ्ट वाली लंग में यहां पर एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, गड्ढा प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं इसे कार्डियक
नोच, ये वो जगह है जहां पर आपका क्या आता है, दिल आता है, जहां पर आपका क्या आता है, हार्ट आता है। क्या आता है, हार्ट आता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, इसलिए इसका नाम दिया गया है बच्चों कार्डियक नोच। यहां पर आपका दिल आता है। ठीक है, क्लियर है। अब इन लंग्स के आप जब नीचे की तरफ देखोगे तो एक ये वाला स्ट्रक्चर, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की मसल है। कौन सी मसल है, फ्रेनिक मसल है। कौन सी मसल है, फ्रेनिक मसल है। ये नाम तो पहली बार सुन रहे हो। कैसे सुन रहे हो, पहले इसका दूसरा नाम बहुत बार सुना होगा। क्या है इसका दूसरा नाम, इसका नाम है डायाफ्राम। क्या है इस फ्रेनिक मसल का दूसरा नाम, क्या है, डायाफ्राम है। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। यहां पर आपका क्या हो गया, लंग्स कंप्लीट हो गया है। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक जो यूनिट होती है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। उस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम लोग कहते हैं एल्वेलाई। क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, मिट गया था, लिख देती हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वेलाई बोलते हैं। ये क्या है, ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो मैंने गोले बना रखे ना यहाँ पर, ये है आपकी एल्वेलाई। ये क्या है, दिस इज एल्वेलाई। ठीक है, ये जो गोले बना रखे हैं। अब इस गोले का स्ट्रक्चर, इस बैग लाइक, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई। अब जब हम लोग एल्वेलाई की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कौन से जोन में आ रही है, एक्सचेंज जोन में आ रही है। ये वो स्ट्रक्चर है जो मेनली पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, तो ये पहले तो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, गैसियस एक्सचेंज कर रही है। ये क्या कर रही है, गैसियस एक्सचेंज कर रही है। तो ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर है, दिस इज एल्वेलाई। अब मैंने बोला था कि अगर कोई भी चीज गैस को एक्सचेंज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन में कौन सा एपिथेलियम मिलता है, स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है। कौन सा, स्क्वैमस एपिथेलियम मिल रहा है। ये क्या है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज ब्लड वेसल। ये क्या है, दिस इज ब्लड वेसल। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, एल्वेलाई का। अब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये कौन से सेल्स हैं, दे आर नोन एज न्यूमोसाइट्स 1। ठीक है, ये क्या है, न्यूमेटोसाइट्स 1। और इनके अलावा आपके एल्वेलाई के अंदर न्यूमेटोसाइट्स 2 भी होते हैं। कौन से होते हैं, न्यूमेटोसाइट्स 2। अब यार ये न्यूमेटोसाइट्स 2 का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ये एल्वेलाई में एक लिपिड, फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन करता है। ये क्या बनाता है, ये एक फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन करेगा। और उस फॉस्फोलिपिड का नाम क्या है, लेसिथिन है। इस लेसिथिन का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, आपको बायोमोलिक्यूल में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये जो लेसिथिन है ना बच्चों, ये एक्ट करता है एज सर्फेक्टेंट। क्या है, ये एक तरह का सर्फेक्टेंट है। अब सर्फेक्टेंट यानी कि आपकी जो एल्वेलाई है उसको कोलैप्स नहीं होने देगा, उसको श्रिंक नहीं होने देगा, यानी कि इट प्रिवेंट एल्वेलाई टू कोलैप्स। ठीक है, अब एक्सचेंज कैसे होता है, देखो एक्सचेंज होता है ऐसे, यहां से क्या आई, ऑक्सीजन आई। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा ये पहले आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन में आएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन से आपकी ब्लड वेसल की इनर लेयर को क्रॉस करती हुई ब्लड के अंदर पहुंच जाएगी। और ब्लड वेसल की इनर लेयर कौन सी होती है, एंडोथीलियम होती है। कौन सी होती है, एंडोथीलियम होती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, जल्दी बता दो। ये हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से। किससे हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, और ये नहीं भूलना है। ठीक है, क्लियर है।
ओके, किसकी हेल्प से हो रहा है? सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से हो रहा है। तो ये है हमारा बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती है। नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं, ये जो आपकी जो लंग्स है ना, ये आप जब एक इन्फेंट पैदा होता है वो उसकी लंग्स कैसी होती है? उसकी लंग्स होती है पिंकिश इन कलर। लेकिन जो नॉन स्मोकर्स भी हैं उनकी लंग्स आपको कैसी देखने को मिलेंगी? उनकी देखने को मिलेगी आपको ब्राउनिश कलर की। कैसी देखने को मिलेगी? ब्राउनिश कलर की लंग्स देखने को मिलेगी। और ये जो आपकी लंग है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? बहुत ज्यादा सेंसिटिव सा स्ट्रक्चर है, बहुत नाजुक स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इस लंग को एक एयर टाइट चेम्बर में रखा हुआ है। कैसे चेम्बर में? एयर टाइट चेम्बर में रखा हुआ है। अब एयर टाइट चेम्बर कैसे है? देखो, वेंट्रल तरफ से, वेंट्रल आगे वाले पोर्शन से ये इसको कौन बचाता है? स्टर्नम बचाता है। डोर्सल की तरफ से, डोर्सल पोर्शन की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप लेटरल साइड देखोगे, लेटरल साइड पे रिब्स है, लेटरल साइड्स पे कौन है? रिब्स है। ठीक है, अब पीछे देख लिया, आगे देख लिया, यहां देख लिया, नीचे की तरफ भी तो था आपकी कौन सी मसल थी? फ्रेनिक मसल थी, डायफ्राम था। तो अगर हम लोग पोस्टीरियर पोर्शन देखेंगे, पोस्टीरियर पोर्शन पे क्या था? डायफ्राम था। क्या था? डायफ्राम था। ठीक है, तो ये जो है पूरा एक एयर टाइट चेम्बर की फॉर्मेशन करता है इन केस ऑफ लंग्स। क्या बनाता है? एयर टाइट चेम्बर बनाता है। क्या बनाता है? एयर टाइट चेम्बर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो। तो ये है आपके पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं, भूलना नहीं है, इस सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल सेप्टम, नेजल चेम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रल, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वेलाई। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पूरा सीक्वेंस है, और इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। किस पे आ जाते हैं? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। अब जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं बच्चों, तो क्या हो रहा है यार? देखो, बड़ी सिंपल सी चीज हो रही है। देखो, जब हम लोग मैकेनिज्म की बात करेंगे, यानी कि इनहेलेशन कैसे हो रही है और एक्सहेलेशन कैसे हो रही है, ये पूछा गया है। तो जब आप मैकेनिज्म को देखते हो, तो आपको पहले तो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? वो 2 पॉइंट्स हैं आपके, देखो, पहला पॉइंट है कि जो गैसेस है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट है कि जो प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या है? दूसरा है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी। ठीक है, अब जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? इंस्पायरेशन की। इंस्पायरेशन यानी कि इनहेलेशन की। इनहेलेशन में हम लोग क्या करते हैं? इनटेक ऑफ एयर करते हैं। क्या करते हैं? इनटेक ऑफ एयर करते हैं। अब देखो वो क्या रहा है, हमें गैस अंदर लानी है, हमें एयर अंदर लानी है, तो हाई टू लो के मुकाबले अगर हम लोग इसके तहत देखें, हाई टू लो के तहत देखें बच्चों, तो हमें पार्शियल प्रेशर कहाँ चाहिए? कम कहाँ चाहिए? कम पार्शियल प्रेशर होना चाहिए हमारे अंदर, और एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए ज्यादा, तभी हाई से लेके लो की तरफ गैस मूव करते हुए आएगी। ठीक है, अब इसको हमारे जो पार्शियल प्रेशर कम करने के लिए, पार्शियल प्रेशर आपके अंदर का पार्शियल प्रेशर कम करने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं जिससे ये पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। अब इस चीज में पार्टिसिपेट करती है 2 चीज, 2 मसल्स यहां पर हेल्प करती हैं। पहली है आपकी, एक मिनट, पहली कौन सी है? पहली है EICM और दूसरी है आपकी फ्रेनिक मसल। ठीक है, ये 2 मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं किसमें? इंस्पायरेशन में। EICM क्या करती है? जब इंस्पायरेशन होती है, यानी कि आप इनहेल कर रहे हो, इनहेलेशन के टाइम पे ये क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ये क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी।
और वहीं पर ये जो फ्रेनिक मसल है, डायफ्राम है, ये भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये डोम शेप का था, कॉन्ट्रैक्ट करते ही कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट शेप्ड हो जाएगा। और जब EICM कॉन्ट्रैक्ट करेंगी जिसके वजह से रिब्स क्या होंगी, बाहर की अपवर्ड की तरफ मूव करेगी। कहां मूव करेगी, रिब्स मूव अपवर्ड, रिब्स मूव अपवर्ड। अब देखो ध्यान से देखो, ये डायफ्राम ऐसे था, ऐसे कर दिया है, जिसके वजह से क्या हुई है, एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ गई है। इन दोनों के वजह से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी और प्रेशर इस लॉ के हिसाब से, इसके हिसाब से अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रेशर अंदर कम हो गया है तो बाहर से अंदर हवा आ गई, यानी कि इनहेलेशन हो गया, इंस्पायरेशन हो गया। अब आ जाते हैं एक्सपायरेशन पे। एक्सपायरेशन में भी यही दोनों मसल्स हेल्प करती हैं हमारी। क्या करती है, दोनों मसल्स हेल्प करती हैं। अब एक्सपायरेशन में हमें बाहर हवा भेजनी है। कहां भेजनी है, गैस को हमें बाहर निकालना है, यानी कि हमें अंदर का पार्शियल प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अंदर का पार्शियल प्रेशर हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा ये देख लो, यहां पर एक्सपायरेशन के टाइम पे आपकी EICM है और फ्रेनिक मसल है, ठीक है। एक्सपायरेशन एक्सलेशन के टाइम पे EICM क्या करती है, रिलैक्स करती है। क्या करती है, रिलैक्स करती है। और इसी तरह से आपकी जो फ्रेनिक मसल है ये भी रिलैक्स करेगी। अब जब ये फ्रेनिक मसल रिलैक्स करेगी, डायफ्राम रिलैक्स करेगा, तो फिर से कैसा हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, डोम शेप्ड हो जाएगा। और अगर EICM रिलैक्स करी, जो रिब्स अपवर्ड की तरफ मूव करी थी वो फिर से क्या आ जाएंगी, डाउनवर्ड आ जाएंगी, ठीक है। अब जब ये दोनों क्या हुआ, डोम शेप हो गया, वॉल्यूम कम हो गई है। अब ये जो रिब्स थी अपवर्ड बाहर ऊपर की तरफ मूव करी थी, फिर से डाउनवर्ड आ गई है। जब ये डाउनवर्ड आ गई है तो वॉल्यूम क्या हो गई है, इन दोनों के वजह से वॉल्यूम हो गई है कम। वॉल्यूम कम हुई है तो प्रेशर बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है तो अब बड़े आसानी से आपकी जो एयर है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव हो जाएगी, क्योंकि गैसेस मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्लियर है। अब इसी तरह से फोर्सफुल एक्सपायरेशन जैसी एक चीज होती है जहां पर आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हेल्प करती है और एब्डोमिनल मसल भी हेल्प करती है। किसमें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। एक बार मैं लिख देती हूं यहां पर, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या हो रहा है, ये आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, इतना क्लियर है। तो यहां पर आपका खत्म हो जाता है क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या खत्म हो गया है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग खत्म हो गया है। अब ये एक चार्ट बना दिया है कि इनहेलेशन के टाइम पे कौन क्या कर रहा है। डायफ्राम इनहेलेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सहेलेशन में रिलैक्स। EICM कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक्सहेलेशन के टाइम पे ये रिलैक्स करती है। रिब्स आउटवर्ड मूव करती है इन टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन के टाइम पे इनवर्ड मूव करती है। स्टर्नम फॉरवर्ड मूव करती है, बैकवर्ड मूव करती है एक्सहेलेशन के टाइम पे। डायफ्राम फ्लैट हो जाता है एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन, और एक्सहेलेशन के टाइम पे वापस डोम शेप्ड हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखेंगे थोरासिक साइज इंक्रीज करता है जब कोई भी गैस इनहेल होती है, और एक्सहेल के टाइम पे थोरासिक साइज फिर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, टाइम इनहेलेशन में कितना लग रहा है, 2 सेकेंड, और एक्सहेलेशन में 3 सेकेंड। ठीक है, प्रोसेस अगर देखा जाए तो इनहेलेशन एक तरह का एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है। अब यहां पर अगर हम देखें, एक नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग कितने 1 मिनट में कितना टाइम ब्रीथ करेगा, कितना टाइम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है, तो वो करता है 12 to 16 मिनट, 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, हेल्दी अडल्ट। और वहीं पर ध्यान रखना, अगर हम लोग इन्फेंट की बात कर रहे हैं
तो इन्फेंट एक टाइम में 44 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। चलो अब आ जाता है नेक्स्ट आपका पल्मोनरी वॉल्यूम्स आ जाता है एंड कैपेसिटीज आ जाता है। क्या आ जाता है? पल्मोनरी वॉल्यूम आ जाता है और कैपेसिटीज आ जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, अब कर लेते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, क्या करना है? पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज करनी है। अब जब लोग पल्मोनरी वॉल्यूम्स यानी कि लंग्स से रिलेटेड वॉल्यूम्स और लंग्स से रिलेटेड ही कैपेसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। अब जब आप देखोगे जो सबसे पहली वॉल्यूम हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले करेंगे हम लोग क्या? पल्मोनरी वॉल्यूम करेंगे। सबसे पहले कौन सा पार्ट करेंगे? पल्मोनरी वॉल्यूम का। तो ये जो पहली वॉल्यूम है, जो जिसका नाम क्या है? टाइडल वॉल्यूम। इसका नाम क्या है? टाइडल वॉल्यूम। जब टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये वो वॉल्यूम है जो हम लोग नॉर्मली इस समय, जैसे मैं पढ़ा रही हूं तो मैं इनहेल भी कर रही हूं, एक्सेल भी कर रही हूं, तो ये जो हमारी नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सेलेशन है, इस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और एक बार में अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें तो कितनी है? 500 ml। कितनी है? 500 ml। अगर मैं मिनट में देखूं, अगर मैं मिनट के हिसाब से देखूं तो एक मिनट में कितनी टाइडल वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगी? कितनी होती है? 12 से 14, 12 से 16 टाइम हम लोग एक मिनट में ब्रीथ करते हैं। अगर मैं एवरेज लेके चलूं 12, तो 6000 से 8000 ml हमारी एक मिनट की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। ठीक है, अब वहां पर आ जाती है आईआरवी। आईआरवी क्या है? आईआरवी है आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आप देखोगे, रिजर्व का मतलब है हमने कुछ चीज बचा रखी है, हमने कुछ चीज रिजर्व कर रखी है, हम लोग तब बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है जो हम लोग इनहेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन? कितनी होती है? 2500 से 3000 ml होती है। इसी तरह से हमारी होती है ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है जो हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है? एक्सेल आउट कर सकता है। क्या कर सकता है? एक्सेल आउट कर सकता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन हुई, एक्सहेलेशन हुई, इसके अलावा जो हम लोग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हम लोग एक्सेल आउट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ईआरवी। कितनी वॉल्यूम होती है? 1000 से 1100 ml। ठीक है, फिर एक तरह की वॉल्यूम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल, ये हमारी लंग्स में बच्चों हमेशा प्रेजेंट होती है। ये हमारी लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है। हमेशा प्रेजेंट होने का मतलब ये क्या है कि हमारी लंग्स को हमेशा इन्फ्लेट करके रखेगी। हमारी लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देने का काम किसका है? इस रेजिडुअल वॉल्यूम का है। और ये कितनी होती है? 1100 से 1200 ml। अगर हम लोग इसको ग्राफ के फॉर्म में देखें तो ये है हमारी टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम, यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, अगर हम आईआरवी की बात करें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एक हमारी नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इनहेलेशन, और ये है हमारी एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो हम लोग इनहेल कर सकते हैं। तो ये क्या है? दिस इज आईआरवी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग ईआरवी की बात करें, इसी तरह से अगर हम लोग ईआरवी की बात करें तो ये है हमारी ईआरवी, है ना? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो हम लोग एक्सेल आउट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो हम लोग एक्सेल आउट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? ईआरवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईआरवी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आ जाते हैं कैपेसिटीज पे। किस पे? कैपेसिटीज पे। जब हम लोग कैपेसिटीज की बात करते हैं बच्चों, तो कैपेसिटीज क्या है? वॉल्यूम को एडिशन या सम ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं कैपेसिटीज। क्या बोलते हैं? कैपेसिटीज बोलते हैं। तो ये क्या है? दिस इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कितनी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हम लोग इनहेल कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल भी कर सकते हैं और कुछ रिजर्व वाली भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टीवी प्लस आईआरवी। क्या होती है? टीवी प्लस आईआरवी। तो ये है हमारी दिस, ये क्या है?
ये है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह से दिस इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कि हम लोग कितनी अमाउंट ऑफ एयर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं, वो होती है हमारी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखें हमारी है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी यानी कि एक नॉर्मल, अगर मैं आपको बोलूं एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हम लोग कितनी अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल आउट कर सकते हैं, तो वो हो गई हमारी वाइटल कैपेसिटी। क्या हो गई, वाइटल कैपेसिटी हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो वाइटल कैपेसिटी में आपका आ जाता है टीवी, ईआरवी या फिर टीवी और आईआरवी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये है हमारी ईआरवी प्लस आरवी। और फिर आती है हमारी टीएलसी यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो वो होती है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये जो हमारी वॉल्यूम्स हैं वो कैसे हम लोग को पता चली, हमें कैसे पता चला कि यार टीवी 500 ml होती है, हमें कैसे पता चला कि आईआरवी 2500 से 3000 ml होती है। तो बच्चों ये हमें पता चला थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पायरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए तो ये है हमारी क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। और इससे बहुत सारे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं, तो हमेशा ये तो एटलीस्ट बिल्कुल एकदम दिमाग में इसकी वैल्यूज फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्या हो जानी चाहिए, फिट हो जानी चाहिए। एक पॉइंट और याद रख लो इसमें, एक पॉइंट कि एक ऐसी वॉल्यूम है जो ये स्पायरोमीटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर नहीं कर सकता है। और वो कौन सी वॉल्यूम है, वो होती है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। कौन सी होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट आ जाता है गैसियस एक्सचेंज। क्या आ जाता है, गैसियस एक्सचेंज। अब जब हम लोग गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं यानी कि गैस कैसे एक्सचेंज हो रही है, गैस एक्सचेंज होने के लिए हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, पहला क्या पैरामीटर है, पहला पैरामीटर ये है कि जिस गैस की जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो गैस उतना जल्दी अच्छे से एक्सचेंज हो पाएगी। यानी कि अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो एक्सचेंज भी ज्यादा होगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो एक्सचेंज भी ज्यादा होगा। सेकेंड पैरामीटर होता है कि एक गैस हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर से हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है क्या, कि एक्सचेंज के लिए जो मेम्ब्रेन जिससे वो एक्सचेंज होनी चाहिए वो मेम्ब्रेन बहुत थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए। एक्सचेंज वाली मेम्ब्रेन कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, ताकि बहुत अच्छे से डिफ्यूजन हो पाए। ठीक है, तो एक्सचेंज मेम्ब्रेन शुड बी थिन। और कितनी दिन होती है, 0.2 mm। अगर हम लोग एल्व्यूलर मेम्ब्रेन की बात करें तो कितनी होती है, 0.2 mm। ठीक है, तब इतने अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। अब एक चीज जो याद रखनी है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी आपके ऑक्सीजन से ज्यादा है ब्लड के अंदर। यानी कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ब्लड की बेस्ट फ्रेंड है और ऑक्सीजन सिर्फ एक फ्रेंड है, दे आर जस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या है, ये चीज जो याद रखनी है वो ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 times greater than solubility of oxygen। ठीक है, 20 to 25 times ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से इतनी ज्यादा सॉल्युबल होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के टाइम पे ध्यान रखे जाते हैं। ठीक है, अब
ये जो पार्शियल प्रेशर है ना, पार्शियल प्रेशर, हमने बोला हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस मूव करती है ना, यही बोला हमने, यही बोला। तो एक बार देख लो यार, बड़े अच्छे से देख लो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर का ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा होना चाहिए, उधर पार्शियल प्रेशर बाहर ज्यादा होना चाहिए और अंदर कम होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एयर में कितना है, 159 है। 159 से अब किसकी तरफ मूव करेगा, एल्वेलाई की तरफ मूव करेगा, और एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 है। तो हाई टू लो मूव किया ना, हाई टू लो मूव किया ना। अब इस एल्वेलाई से कहां जाएगी ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी। कहां जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगी, आया ना 40 आया, 104 से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गई, है ना, ब्लड में आ गई। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है, क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है। अब कहां जाएगी, ये टिश्यूज की तरफ चली जाएगी। कहां जाएगी, टिश्यूज के पास जाएगी और टिश्यूज को क्या देके आएगी, ऑक्सीजन देके आ जाएगी। वहां से क्या लेके आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगी। तो आपकी जितनी भी मूवमेंट ऑफ एयर हो रही है, जितनी भी मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, वहां पर हाई टू लो प्रेशर पर मूवमेंट हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आपका एक और फैक्टर जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस एक्सचेंज को, वो क्या है, वो है उसकी सॉल्युबिलिटी, कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और ये जो डायग्राम है ये भी उसी को बताता है कि हाई टू लो मूव करती हुई एयर पूरे में मूवमेंट शो कर रही है, गैसियस एक्सचेंज शो कर रही है। ये 3 पैरामीटर्स याद होने चाहिए और ये वाला टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट अब देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब जब हम लोग ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो देखो ऑक्सीजन जो है 97% ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, और बाकी का 3% ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। अब हीमोग्लोबिन में क्या है ऐसा जिससे वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है। जब हम लोग हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का टेट्रामर है ना। इस टेट्रामर यानी कि 4 चेन प्रेजेंट होती है। 4 चेन कौन सी हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, और बीच में बैठा होता है आपका Fe2+। क्या बैठा होता है, Fe2+ बैठा होता है। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपका जो ऑक्सीजन है वो किस पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। जल्दी बताओ, आपका जो ऑक्सीजन है वो किस पार्ट से बाइंड करता है, वो बाइंड करता है आपके हीम पार्ट से। कौन से, हीम पार्ट से। ठीक है, तो ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है, O2 बाइंड्स विद हीम ग्रुप। किससे बाइंड करता है, हीम ग्रुप से बाइंड करता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब एक चीज याद रखनी है, अल्फा टू बीटा 2 होता है इन केस ऑफ अडल्ट्स। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग इन्फेंट्स की बात करें, किसकी, इन्फेंट्स की बात करें, तो इन्फेंट्स के केस में आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो होती है अल्फा 2 और गामा 2, जिसके वजह से इन्फेंट के जो एफिनिटी विद ऑक्सीजन होती है, इन्फेंट की जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी होती है, दोस्ती होती है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, ये वाली हीमोग्लोबिन ज्यादा दोस्त है किसकी, ऑक्सीजन की, एज कंपेयर टू अडल्ट वाली हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो नॉर्मल सी बात है ना। अब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ठीक है, समझ आता है, लेकिन ये बाइंड कर कैसे रहा है वो देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन है, उसके साथ O2 जब बाइंड करेगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजनेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन हो रही है। यहां पर बनता है Hb4O2, है ना, Hb4O2। इसी तरह से
यानी कि Hb4O2 का मतलब क्या है बच्चों? Hb4O2 का मतलब है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन आके बाइंड कर चुका है, हीम ग्रुप से एक ऑक्सीजन आके बाइंड कर चुका है। अब 4 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन लेके जा सकता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन कितने? 4 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब पहला ऑक्सीजन बैठ गया है ना, अब दूसरे ऑक्सीजन को बिठा देते हैं, Hb4O2 प्लस O2, तो अब क्या हो गया? Hb4O4। अब Hb4O4 एक और ऑक्सीजन आएगा, क्या हो जाएगा? Hb4O6। अब Hb4O6 प्लस O2 यानी कि अब क्या बन गया? Hb4O8, जिसको अगर हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो ये क्या है? HbO2, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो, ये जब एक ऑक्सीजन बाइंड हुआ तो ये 25% सैचुरेटेड था, 2 बाइंड हुए तो 50% सैचुरेटेड हुआ, 3 बाइंड हुए तो 75% सैचुरेटेड हुआ, और 4 बाइंड हुए तो आपका पूरा 100% सैचुरेटेड हो गया ये वाला हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब इसी सैचुरेशन के बेसिस पे हम लोग एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ते हैं, ठीक है। अब मान लो यहां पर क्या है? ये 25%, ये 50, ये 75, और यहां पर पूरा 100। जब आप इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को देख रहे हो बच्चों, तो ये कैसा है? सिग्मोइड शेप का है। कैसा है? सिग्मोइड शेप का स्ट्रक्चर आपको इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मिलेगा। अब ये देखो, जिस टाइम पे, ध्यान से सुनना, जिस टाइम पे आपके हीमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, जिस टाइम पे हीमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, यानी कि उस टाइम पे वो हीमोग्लोबिन क्या हो गया है? 50% सैचुरेटेड हो गया है। क्या हो गया है? 50% सैचुरेटेड हो गया है। तो उस टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखे तो उस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं P50। क्या बोलते हैं? P50, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज आप मुझे बताओ कि ये P50 ज्यादा होगा तो अच्छा होगा या कम होगा तो अच्छा होगा? अगर P50 की वैल्यू कम है ना, कम का मतलब क्या है? उस समय वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। यानी कि कम कैसे? मतलब मान लो, सबसे बेसिक एग्जांपल, आप मेट्रो से उतरे हो, वहां पर बैठे हुए हैं 2 ऑटो वाले, 2 ऑटो है, एक ऑटो में ऑलरेडी 2 लोग बैठ चुके हैं और एक ऑटो बिल्कुल खाली है। आप क्या करोगे? पहले वाले ऑटो में बैठोगे ना, जहां पर आपके ऑलरेडी 2 मेंबर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑटो जल्दी भरेगा, वो ऑटो जल्दी निकलेगा, है ना। यही लॉजिक आपकी हीमोग्लोबिन अपनाती है। अगर हीमोग्लोबिन से 2 मॉलिक्यूल जल्दी अटैच हो जाए ऑक्सीजन के, यानी कि उस समय पार्शियल प्रेशर वाला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है। क्या है? वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये P50 कम होगा तो बेटर होगा, और अगर P50 ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा पार्शियल प्रेशर नहीं है उस समय ऑक्सीजन का, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ऑटो है, 2 ऑटो है, 2 ऑटो अगर दोनों ही खाली बैठे हैं, दोनों ही खाली बैठे हैं, यानी कि मेट्रो से अभी लोग नहीं आए हैं, है ना, मतलब लोगों की कमी है ना, तभी वो दोनों ऑटो खाली है ना। सेम आपका क्या है कि P50 अगर जल्दी अटेन नहीं होता है, उसका मतलब ये है कि उस समय, है ना, उस समय आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है? कम है, ठीक है। अब जब हम लोग इस कर्व को देखते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो उस जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो H+ कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा और pH क्या होगा? ज्यादा होगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एसोसिएशन। क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं। अब वहीं पर आप देखो, अगर हम लोग देखें डिसोसिएशन की कंडीशन,
डिसोसिएशन मतलब दो चीज अलग हो रही हैं, है ना। तो यहां पर डिसोसिएशन के केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है कम। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो पीएच की वैल्यू भी कम होगी, PCO2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, H+ की वैल्यू ज्यादा होगी और टेम्परेचर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये केस होता है एसोसिएशन का और ये केस होता है डिसोसिएशन का। अब कुछ फैक्टर्स के वजह से, ध्यान से सुनना, कुछ फैक्टर्स के वजह से ये जो कर्व है वो राइट की तरफ भी शिफ्ट होता है और लेफ्ट की तरफ भी शिफ्ट होता है। तो जब राइट की तरफ शिफ्ट होगा, एक मिनट, जब ये बच्चों राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो आप देखो ये आपका 50% सैचुरेशन था, अब इसकी जो P50 है वो बढ़ गई है। क्या हो गया है, P50 क्या हो गई है, बढ़ गई है। यानी कि जब राइट की तरफ ये कर्व शिफ्ट होता है, P50 बढ़ा है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कम है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो पीएच भी कम होगा, PCO2 ज्यादा होगा, H+ ज्यादा होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसी तरह अगर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, वो किस केस में होगा, जब आपका ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। कब होगा, जब आपका ये कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो यहां पर ये हो गई है P50 वैल्यू। P50 वैल्यू यानी कि अब यहां पर इस केस में जब ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, बच्चों ध्यान से देखो, P50 कम हो गई है। P50 कम हो गई यानी कि आपके ऑटो की सीट, हीमोग्लोबिन की सीट क्या हो गई है, जल्दी भर गई है। 2 सीट जल्दी भर गई है और बाकी सीट भी जल्दी भर जाएगी। 2 सीट कब जल्दी भरी होगी, ये उस टाइम पे जल्दी बढ़ती है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। तो जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तब होती है एसोसिएशन। क्यों, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ज्यादा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कम। तो ये है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और इसी से रिलेटेड आपके आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि P50 की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। ठीक है, अगर P50 की वैल्यू ज्यादा होगी तो एफिनिटी कम होगी, P50 की वैल्यू कम होगी तो एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका क्या, दिस इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और इन दो चीजों से कि अगर PO2 ज्यादा है तो H+ क्या होगा, H+ ज्यादा है तो PCO2 क्या होगा, इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े चलो अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या बात कर लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो देखो बड़ा सिंपल सा है ना, बड़ा सिंपल सा है। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 3 पार्ट्स में होता है। कितने, एक होता है प्लाज्मा के थ्रू, एक होता है प्लाज्मा के थ्रू, एक होता है हीमोग्लोबिन के थ्रू, एक होता है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है, हीमोग्लोबिन के साथ 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है और 7% होता है प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। ठीक है, अब पहली ट्रांसपोर्टेशन, पहला एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, वो होगा आपके टिश्यूज के पास, क्योंकि टिश्यूज क्या बना रही है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। ठीक है, तो यार देखो क्या हो रहा है, देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये क्या है, ये है आपका आरबीसी का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, टिश्यू ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, टिश्यू ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तो डिसॉल्व फॉर्म में जा रहा है तो वो कितना जा रहा है, 7%। ठीक है, दूसरा किसके साथ जा रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ जा रहा है, तो वो कितना जा रहा है, 23%। कितना, हीमोग्लोबिन के साथ जा रहा है तो कितना जा रहा है, 23%। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो तीसरा है ना बाइकार्बोनेट्स, वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, यहां पर हमारी आई कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिएक्ट करी किसके साथ, H2O के साथ, और इसने क्या बनाया, H2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्या बनाया, एक बाइकार्बोनेट बना लिया।
अब ये बाइकार्बोनेट क्या करता है, टूट जाता है। ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, टूट जाता है किसमें, H+ में और HCO3 नेगेटिव में, ठीक है, H+ और HCO3 नेगेटिव में टूट जाता है। अब क्या हो रहा है, अब बड़ी अच्छी चीज हो रही है, ये जो HCO3 नेगेटिव होता है ये आरबीसी में रह के बोर हो जाता है। ये बोल रहा है अब मुझे आरबीसी में नहीं रहना, अब मुझे आना है बाहर। तो क्या होता है, ये HCO3 बाहर ब्लड में प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। जब ये HCO3 बाहर आएगा, HCO3 नेगेटिव जब बाहर आएगा तो यहां पर ब्लड में घूम रहा है NaCl। क्या घूम रहा है, NaCl घूम रहा है। ये NaCl से रिएक्ट कराएगा और क्या बनेगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और Cl नेगेटिव। अब यार ये HCO3 नेगेटिव आरबीसी से बाहर निकल के आ गया था, तो इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये जो Cl नेगेटिव है, ये जो Cl नेगेटिव है, इसको कहां जाना पड़ेगा, इसको जाना पड़ेगा आरबीसी के अंदर। और इस चीज को हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। और क्लोराइड शिफ्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फिनोमिना। क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फिनोमिना, ठीक है। क्यों गई है क्लोरीन अंदर, क्लोरीन गई है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। और ये सारी जो रिएक्शन है ये सारी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये जो NaHCO3 है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये ट्रांसपोर्ट होता हुआ जाएगा। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, NaHCO3 के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती हुई जाती है, ठीक है, क्लियर है। अब ये NaHCO3 कहां पहुंचेगा, एल्विलाई के पास पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, एल्विलाई के पास पहुंचेगा। अब जब ये एल्विलाई के पास पहुंचेगा तो ये जितनी भी रिएक्शन हुई है वो सारी रिवर्स होंगी। कैसे होंगी, देखो, सबसे पहले तो NaHCO3 टूटेगा किसमें, Na+ में और HCO3 नेगेटिव में, ठीक है, Na+ में और HCO3 नेगेटिव में ब्रेक डाउन करेगा। यहां पर क्या है, आरबीसी, ठीक है, यहां पर क्या है, आरबीसी। अब ये जो HCO3 नेगेटिव है ये कहां चला जाएगा, आरबीसी के अंदर। कहां जाएगा, आरबीसी के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से क्या हुआ, जब ये HCO3 नेगेटिव आरबीसी के अंदर जाएगा, है ना, यहां पर क्या था, H+ था, H+ से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H2CO3 की फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा, H2CO3 की फॉर्मेशन करेगा। ये H2CO3 फर्दर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये H2CO3 जो अभी बना है ये क्या करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में क्या करता है, ये फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है इन CO2 प्लस H2O। किस फॉर्म में, CO2 और H2O के फॉर्म में। अब हमें जो चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि NaHCO3 तो एक्सेल आउट नहीं हो पाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अब कहां चला जाता है, एल्विलाई के पास चला जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां चला गया, एल्विलाई के पास चला गया। अब यहां पर भी कुछ हुआ, यहां पर सारी रिएक्शन क्या हुई है, रिवर्स हुई है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हॉल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हॉल्डेन इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। और यहां पर भी जब ये HCO3 नेगेटिव अंदर जाएगा तो ये Cl- बाहर निकल के आएगा और फिर से क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हुआ है, क्लोराइड आयन फिर से बाहर निकल के आया है। क्यों निकल के आया है, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, क्लियर है। और एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑफ 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है और 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑक्सीजन एक बार में ट्रैवल करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब लास्ट जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर आपके 3 सेंटर काम कर रहे हैं, एक है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और तीसरा है कीमोसेंसिटिव रीजन। कौन सा है? कीमोसेंसिटिव रीजन। अगर आप इन तीनों सेंटर्स को देखोगे, इन तीनों सेंटर्स को जब आप देखोगे तो ये तीनों ही क्या है? आपके न्यूरल सेंटर है। न्यूरल सेंटर है यानी कि आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, आपका न्यूरल कंट्रोल है। ये जब आरआरसी की बात करते हैं, ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है आपके, एक मिनट, ये प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये प्रेजेंट होता है पॉन्स में और ये वाला प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है। अब आपको यहां पर एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि ये जो तीनों सेंटर है, ये जो तीनों सेंटर है वो क्या है? वो आपके सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ और H+ की तरफ, ठीक है। ये तीनों जो सेंटर्स है सेंसिटिव टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+, यानी कि अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो इसको इन तीनों सेंटर को पता चल जाएगा। जैसे ही इन तीनों सेंटर को पता चलेगा, ये क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ है, हमें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन की। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा ना, उसी टाइम बच्चों ये क्या करेंगे? आपका रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देंगे। रेस्पिरेटरी रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी आयरनी ये है कि यार ये जो तीनों रीजन है ये तीनों इनसेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इनसेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की तरफ ये तीनों ही इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव का मतलब पता है ना? ऑक्सीजन का लेवल बढ़े कम हो इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों जो सेंटर है वो क्या है? आपका रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी एक्शन, ठीक है। रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। अब यहां पर पढ़ते हैं हम लोग कुछ डिसऑर्डर्स। पहला है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया बच्चों, अगर हम लोग हाइपोक्सिया की बात करें तो ये कब होता है? जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल कम कब होता है? जब आप लोग हाई ऑल्टीट्यूड में होते हो। कहां होते हो? हाई ऑल्टीट्यूड में होते हो। हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। अब जब ऑक्सीजन बाहर ही कम है तो अंदर कैसे मिलेगी? नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आपके टिश्यूज तक एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट जब हम लोग बात करें, नेक्स्ट है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेस्ट फ्रेंड है किसकी? आपकी ब्लड की। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो उसकी बिल्कुल प्रेमिका है। प्रेमिका का मतलब उसके आगे आपके हीमोग्लोबिन को कुछ नहीं दिखेगा। कैसे? ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 210 टाइम्स मोर सॉल्युबल है। सोचो, 210 टाइम्स ये उसकी प्रेमिका है, ठीक है। इसके आगे उसे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो आपकी सारी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ घूमेगी। इस वजह से ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं कर पाएगी, और जब ऑक्सीजन ट्रैवल नहीं कर पाएगी उस टाइम क्या होगी? सफोकेशन। और एट लास्ट क्या होगा? टिश्यूज डाई करना शुरू हो जाएंगे, टिश्यूज मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है अस्थमा। जब हम लोग अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा के केस में क्या हुआ है? ये एक एलर्जिक डिसऑर्डर है। ये क्या है? एक तरह की एलर्जी है। किसी भी चीज से हो सकती है, डस्ट पार्टिकल से हो सकती है, पॉलन ग्रेन से हो सकती है, किसी खाने के आइटम से होती है। बट जैसे ही वो आइटम हमारी बॉडी के अंदर आएगा, हमारी बॉडी के अंदर मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। ये मास्ट सेल क्या करते हैं? हिस्टामीन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? हिस्टामीन रिलीज करते हैं। और ये हिस्टामीन क्या करती है? ये आपकी एक तरह की ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है?
ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर यानी कि ब्रोंक्यूल्स को क्या कर लेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगी, जिसके वजह से आपकी ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगी। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इन लोगों को जिनको अस्थमा होता है उन लोगों को क्या आते हैं, उन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है और क्या होता है, उनको रेस्पिरेटरी रेट के अटैक्स आते हैं ना, सांस नहीं ली जाती है उन लोगों से। ठीक है, तो ये किस केस में हो रहा है, हिस्टामिन, जो कि एक तरह का ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्टर है और साथ के साथ क्या है, आपके वैसोडाइलेटर भी है। ठीक है, क्या है, वैसोडाइलेटर, यानी कि वैसोडाइलेटर यानी कि ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा खोल देगा। अब जितना ऑक्सीजन आ भी पा रहा है ना, वो ब्लड वेसल्स के खुलने के वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो टाइम पे टिश्यूज को नहीं मिल पा रहा है। तो ये किस केस में होता है, आपके अस्थमा के केस में होता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल हो गया सिलिकोसिस और फाइब्रोसिस। ऑक्यूपेशनल यानी कि कुछ लोग जिस जगह पे काम करते हैं, कुछ लोग जिस जगह पे काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल माइंस, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गया, है ना, पेंट जहां पर होता है वहां पर, तो ऐसी जगह पे कुछ कुछ एलिमेंट के वजह से, कुछ कुछ एलिमेंट के ज्यादा होने के वजह से, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन जगह है वहां पर सिलिका का लेवल क्या है, ज्यादा है, तो वो पर्सन एयर के साथ बहुत सारा सिलिका इनहेल कर रहा है तो उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सिलिकोसिस। इसी तरह से क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है। तो वो डिसऑर्डर्स किसके वजह से हैं, वो डिसऑर्डर्स हैं बच्चों कि उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस जगह काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसे डिसऑर्डर्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। फिफ्थ टाइप ऑफ डिसऑर्डर है हमारा एम्फाइसीमा। क्या है, एम्फाइसीमा। जब हम लोग एम्फाइसीमा की बात करते हैं तो ये उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं। किसको होता है, स्मोकर्स को होता है। किसको होता है, स्मोकर्स को होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम लोग स्मोकर्स की बात करते हैं एम्फाइसीमा में, ये क्या करता है, आपकी एल्वेलाई की जो वॉल होती है, एल्वेलाई की वॉल को डीजनरेट कर देगा। ठीक है, एल्वेलाई की वॉल को डीजनरेट कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही एल्वेलाई की वॉल को डीजनरेट करेगा, साथ की साथ जो आपका एल्वेलाई के अंदर लेसिथिन बन रहा था ना, उस लेसिथिन को भी कम कर देगा। ठीक है, लेसिथिन का अमाउंट भी क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसके वजह से एल्वेलाई श्रिंक हो जाएंगी, जिसके वजह से एल्वेलाई श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है, और गैसियस एक्सचेंज का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और ये अच्छे से सांस इस वजह से नहीं ले पाएंगे। तो ये होता है किस केस में, एम्फाइसीमा के केस में। तो ये है आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, ये है आपका पूरा चैप्टर किसका, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत शॉर्ट में ये वाला चैप्टर आपको समझाया है, बहुत नोट्स भी ऐसे बनवाए हैं ताकि आपको ज्यादा पेजेस ना पढ़ने पड़े, है ना। बहुत सारी चीजें एक ही पेज में इसलिए करी गई है ताकि आपको माइंड मैप्स जैसा कुछ मिल जाए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज। अगर हम लोग लंग्स की वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो कितनी होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी होती है टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, है ना, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होती है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। तो ये है हमारा वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। PPYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। क्या है, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, यानी कि आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आपकी नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वाली वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट, identify the region of human brain which has pneumotaxic center that alters respiratory rate by reducing the duration of inspiration। pneumotaxic center कहाँ प्रेजेंट था, कौन से पोर्शन में, पॉन्स पोर्शन में प्रेजेंट था। कहाँ प्रेजेंट था, पॉन्स पोर्शन में। पॉन्स किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। ओके, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन
इन ह्यूमन बींग्स एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर कितनी O2, कितना ऑक्सीजन 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर करता है, कितना डिलीवर करता है 5 ml, कितना डिलीवर करता है 5 ml। और वहीं पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करेगा 4 ml, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करेगा 4 ml। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा फंक्शन नहीं है कंडक्टिंग पार्ट का। तो सबसे पहला कंडक्शन फंक्शन होता है और फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप करना, ह्यूमिडिफिकेशन करना, एयर कंडीशनिंग करना और स्मेल परसीव करना, ये किसके फंक्शन है, आपके कंडक्टिंग रीजन के। ठीक है, तो यहां पर देखो, ओके, पहला जो ऑप्शन है वो बोल रहा है इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, है हमारे कंडक्टिंग रीजन का पार्ट है। ठीक है, इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, मॉइस्चर ऐड होना हमारे कंडक्टिंग जोन का फंक्शन है। थर्ड स्टेटमेंट है टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, एयर कंडीशनिंग भी हमारे कंडक्टिंग जोन का फंक्शन है। अब अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ोगे, ये कह रहा है इट प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ CO2 एंड O2, O2 और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो ये बात हो रही है किसकी, एक्सचेंज की। और अगर हम लोग एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सचेंज जोन में होता है। तो ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जो आपका कंडक्टिंग जोन नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है select the favorable condition required for the formation of oxyhemoglobin at the alveoli। alveoli में ऑक्सीहीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, H+ की कंसंट्रेशन कम होगी, CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी, टेम्परेचर कम होगा और साथ ही साथ आपका pH का वैल्यू ज्यादा होगा, उस टाइम पे ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा, एसोसिएशन होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। लो PO2 लिखा हुआ है तो ये तो पहले ही कट गया। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए लेकिन हाई PCO2 नहीं होनी चाहिए। लो PO2 कट गया यानी कि 4। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, लेस H+ कंडीशन होती है और लोअर टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये है आपका आंसर 4। ठीक है, तो ये भी एक PY की क्वेश्चन है और जो मैंने अभी करवाया है उसमें से ये आ चुका है। ठीक है, तो अब हो चुका है हमारे इस चैप्टर का एंड। हमने कुछ PYQ कर लिए हैं और पूरा चैप्टर शॉर्ट एंड क्रिस्प में समझ लिया है। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन करो और ऑल द बेस्ट।